हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में फोटॉन्स के बारे में अच्छी खासी बात की थी। हमने देखा था कि लाइट पहले वेव के तरीके से जाना जाती थी, फिर हमें मालूम पड़ा कि लाइट एक पार्टिकल भी है। सो दोनों पार्टिकल, दोनों नेचर एक साथ लाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। सो इस चैप्टर का नाम पड़ गया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो कल हमने फोटोन के बारे में बहुत कुछ सीखा, फोटोन की एनर्जी, फोटोन की वेलोसिटी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह वगैरह। अब आज हम देखने जा रहे हैं इजेक्शन, या तो फिर आप कह सकते हैं एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस। मेटेलिक सरफेस, जैसे कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेटा कोई भी मेटेलिक सरफेस हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स तो काफ़ी टाइटली बॉन्डेड है। क्यों? बिकॉज उसके आजू बाजू ऊपर नीचे सब एटम्स है, न्यूक्लियस है। सो न्यूक्लियस के कण बंधे हुए हैं। लेकिन जो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जो सरफेस के ऊपर है बेटा, उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच आर नॉट बाउंडेड बाय एनी एटम ऑन इट्स अपर साइड। ऊपर के साइड में कोई एटम ही नहीं है, कोई बाउंडेशन ही नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा इसको अगर मुझे एमिट करना है, मुझे इसके सरफेस से बाहर निकालना है, तो उसके तीन मेथड है। पहला कि इसको है ना हम हीट कर देंगे। हीट करने से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एक्वायर करेंगे, बाहर निकलेंगे। सो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं थर्मिडियन एमिशन। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आए बेटा, उसको हम कहते हैं थर्मियन। ओके। सेकेंड मेथड, इसको हम क्या कर देंगे बेटा, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ये हमने ले लिया सारे पॉजिटिव चार्ज, ये ले लिया हमने नेगेटिव चार्ज। इसके बीच में जब मैं कोई मेटल रखूंगा और इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करूंगा जिसके वजह से इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन का मतलब है कि इसकी झेलने की कैपेसिटी फिनिश हो जाएगी, वो एनर्जी लेगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से एक्वायर करेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालेगा। क्लियर? सो इसको हम कहते हैं फील्ड एमिशन। इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया बेटा? फील्ड एमिशन। ऑब्वियसली ये दो मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। हमें जो पढ़ना है और जो तीसरा मेथड है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या होता है बेटा इसमें? अगर मैं किसी भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर सफिशिएंट एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करूंगा तो वो उस फोटोन की एनर्जी एक्वायर करेगा। जो फोटोन यहाँ से आ रहे हैं उस फोटोन की एनर्जी एक्वायर करेगा और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाएंगे। ठीक है? तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर? सो हमें इसके बारे में ही थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब बेटा एक नई चीज हमें यहां से पढ़नी है जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या होता है वर्क फंक्शन? इसका सिंबल होता है 5। वर्क फंक्शन एक्चुअली एक एनर्जी ही है, एक ऐसी एनर्जी जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। देखते क्या है। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक सरफेस ले लिया जिसके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके ऊपर हमने कोई लाइट इंसिडेंट कराई जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब काफ़ी हाई है, और जिसकी वेवलेंथ लो है। अब होगा क्या बेटा, मुझे पता है कि जैसे ये फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट होगा ये एनर्जी एक्वायर करने वाला है। कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा? hc बाय लैम्बडा, या तो आप कह सकते हैं hf। क्लियर बेटा? अब ऐसी मिनिमम एनर्जी, ऐसी मिनिमम, सपोज करो कि मैंने इसको थोड़ी बहुत एनर्जी दी, ये बाहर नहीं निकला, और थोड़ी दी, अभी भी नहीं निकला,
और थोड़ी दी, अभी भी नहीं निकला। उसके बाद जैसे इंक्रीज की अब इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब एक ऐसी मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को जरूर है बाहर निकलने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोला मैंने? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स या रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स टू एमिट फ्रॉम मेटेलिक सरफेस या टू एमिट फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय 5। अब हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना। देखो, मैंने उसको मिनिमम एनर्जी दे दी, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। कल परसों मैंने फिर उसको वापस इतनी ही मिनिमम एनर्जी दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आया है। ये क्या? देखो, बहुत ही खास चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली कि बेटा अगर मैं उसको एक ऐसी एनर्जी दे रहा हूँ जो वर्क फंक्शन से ग्रेटर है। कैसी है? वर्क फंक्शन से ग्रेटर है। सपोज इफ एनर्जी गिवन इज ग्रेटर टू 5, मैंने उसको एक ऐसी एनर्जी दी है जो वर्क फंक्शन से बड़ी। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए ही चाहिए बाहर निकलने के लिए। इससे कम एनर्जी के सिवाय वो बाहर निकल नहीं सकता। अब मैंने उसको दे दी उससे ज़्यादा एनर्जी। क्या बोलेंगे आप लोग? सर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैं बोलूँगा इलेक्ट्रॉन में एमिट। अंग्रेजी वर्ड के साथ खेल रहे हैं बेटा। यहाँ पे हमने विल एमिट नहीं लिखा है, हमने लिखा है मे एमिट। मे का मतलब क्या होता है? शायद। अब यार ये क्या चीज़ हुई? पहले हम बोल रहे हैं कि इतनी एनर्जी देने से वो बाहर निकलेगा, अब हम बोल रहे हैं कि अगर इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो बाहर निकल सकता है या नहीं भी निकल सकता। सपोज करो कि आपको एग्ज़ाम में पास होना है, 40 मार्क जरूरी है पास होने के लिए, और आप क्या कर रहे हैं? आपको ना कहीं से पेपर मिल गया, पहले से आपको मिल गया कि यही क्वेश्चन आने वाले, और आप 40 मार्क का ही लर्न करके गए, उससे ज़्यादा 1 मार्क का लर्न करके नहीं गए। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि चलते चलते ना आपकी पेन बंद पड़ गई, टाइम वेस्ट हो गया, और 40वां क्वेश्चन लिख ही रहे थे कि टीचर ने आपका पेपर ले लिया। क्या होगा? पूरे 40 मार्क मिलेंगे? नहीं, हो गए आप फेल, है ना? ऐसे हादसे होते रहते ना। हाँ, अगर मैं 50 मार्क का लिख लेता, 40 मार्क का लिख लेता, तो मेरे पास होने के चांसेस बढ़ जाते। अगर एक आधा रॉन्ग हो जाता, अगर एक आधा छूट जाता तो। अब यहाँ पे क्या हो बेटा, जैसे हम आप एनर्जी दे रहे हो ना, तो यार ये इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ा ना कि सीधा बाहर आ जाएगा, ये तो लड़ते झगड़ते बाहर आएगा। लड़ते झगड़ते से हमारा मतलब है कि कोलिजन। यार ये इतना टाइटली बाउंडेड है ना, चलो इसके ऊपर एटम नहीं है, बट इसके अगल बगल नीचे तो एटम्स है ना। अब उससे तो ये झगड़ा करेगा, उससे तो लड़ बढ़ के आएगा। सो ये क्या करेगा? कुछ एनर्जी अपनी उस कोलिजन में वेस्ट कर देगा। जैसे कि मान लो कि मैंने इसको कुछ एनर्जी दी, ठीक है, कुछ एनर्जी मैंने दे दी। अब वो एनर्जी एक्चुअली डिवाइड हो जाएगी। एक तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, और बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी बेटा? सो बाकी की एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा, सो वो कोई स्पीड के साथ चल रहा होगा, और अगर किसी चीज़ के बाद स्पीड है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, स्पीड है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा। सो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चली गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको समझाऊं बेटा, मान लो कि मैं किसी सरफेस को 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहा हूँ। यहाँ से जो एनर्जी आई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, एंड मान लो कि ये जो वर्क फंक्शन है बेटा वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब मिनिमम एनर्जी एमिट होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो मान ली कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी इसके पास चली गई, तो रिमेनिंग कितनी हुई? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी की पूरी चली जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब क्या हुआ? मान लो कि छोटे मोटे कोलिजन हुए, उस छोटे मोटे कोलिजन में थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हो गई, वेस्ट का मतलब मान लो कि, चलो यहाँ पे ना मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ।
वेस्ट, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी। इस समय वेस्टेज ज़ीरो था, मान लो कि इस समय कोई वेस्ट नहीं हुआ, कोई कॉलिजन नहीं हुआ, जो एकदम लूजली इलेक्ट्रॉन था, एकदम लूजली इलेक्ट्रॉन था, वही बाहर आ गया, तो कोई कॉलिजन नहीं हुआ, तो वेस्ट कुछ नहीं हुआ। अब इस समय क्या हुआ बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास चला गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लड़ने में चली गई, यानी अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा, है ना, 7 - 3 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लो कि 2 इधर चला गया, और मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां भी वेस्ट हो गया, तो अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सपोज करो कि 2 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो इसके पास चले गए, लेकिन अब कोलिशंस बढ़ जाते हैं। कोलिशंस बढ़ गए मतलब मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हो गए, 7 दी और 7 चला गया, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकला, लेकिन उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी ही नहीं है, वो बाहर निकल के थोड़ा सा ट्रैवल करके बैठ जाएगा किसी जगह पे। तो भाई एनर्जी नहीं है, एनर्जी बिना कैसे आके जाएगा, है कि नहीं। अब इसका एक और वर्जन सोचते हैं, यहाँ तो जगह नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सपोज करो कि मैं उसको 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा हूँ, लेकिन बेटा उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वेस्ट हो गया, इतना सारा कॉलिजन हुआ कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वेस्ट हो गया, तो क्या वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, नहीं, अब तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी एनर्जी की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन 2 तो मिला ही नहीं, इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स में एमिट हो सकते हैं, गारंटी नहीं है कि होंगे ही नहीं, होंगे ही होंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ से बेटा एक और चीज़ हमको मालूम पड़ी कि जब इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी बेटा 0 से लेके मैक्सिमम के बीच में कहीं पे होगी। मान लो कि बिल्कुल वेस्टेज नहीं हुआ, हाँ सॉरी, अगर बिल्कुल वेस्टेज नहीं हुआ तो उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, है कि नहीं। कहाँ लिखो, यहाँ लिख लो, ठीक है। देखो एक चीज़ तो श्योर है कि आप जितनी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उतनी एनर्जी उसके पास नहीं जाएगी, बिकॉज कुछ ना कुछ तो वर्क फंक्शन होगा ही होगा। तो वर्क फंक्शन कंज्यूम होने के बाद जो एनर्जी बचेगी उसमें से कुछ आएगी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा। इस एग्जांपल में मैक्सिमम वैल्यू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किसी और चीज़ में कुछ और होगी, यानी कि 0 से लेके मैक्सिमम के बीच में कुछ होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज लेस। या काम करते हैं, मैं अगर मैक्सिमम की बात करूं बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वो कितनी होगी, यहाँ से रिलेशन बनाओ जरा आप। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ E - 5, ये आ गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, या आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, जो बोलना है बोल लो। एंड यही वो इक्वेशन है जिसके वजह से हमारे आइंस्टाइन भाई साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था। देखो अब जरा सुनते जाओ यहाँ पे, अब खाली इसका आगे नॉर्मल फॉर्मूला पुटअप करना है और कुछ नहीं है, मेन इक्वेशन तो यही है। देखो ये हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देगा। मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम के बीच में कुछ होगी, और ये इक्वेशन हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देगा। बट ऐसा जरूरी है कि हमेशा इतनी ही काइनेटिक एनर्जी हो? नहीं, हो सकता है कि इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, बट हाँ मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E के बदले बेटा hc/λ -5, या तो फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू HF - 5। ये सभी इस इक्वेशन के अलग अलग रूप है, और इसे हम क्या बोलेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है। एंड यहाँ से जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस मेथड में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहे हैं उसका नवा नामकरण दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा? चलिए अब बहुत छोटे मोटे चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, आइए देखें। बेटा अभी अभी हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो दी हुई एनर्जी से छोटी होती है। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉल देन hc/λ? या चले एक काम करते हैं अलग तरीके से सोचते हैं। जो बड़ा वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन जो एनर्जी ऑब्टेन्ड है उससे कम होगी, ये आप मानते हैं कि नहीं? हो सकता है कि वर्क फंक्शन जो एनर्जी इंसिडेंट हुई उसके इक्वल हो सकता है। हमने एग्जांपल देखा था ना, अगर मान लो कि वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैं 2 ही दे रहा हूं और मान लो कि उस समय कोई कॉलिजन भी नहीं हुआ, इट माइट पॉसिबल ना कि कोई कॉलिजन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। मतलब जितना वर्क फंक्शन, मतलब जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ वही का वही वर्क फंक्शन बन जाए, या तो फिर वर्क फंक्शन हमारा एनर्जी से कम ही होगा। हमने यहाँ देखा था हमारी सप्लाइड एनर्जी थी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन था 2 है ना। ओके अच्छा, ये एनर्जी कितनी होती है बेटा? hc/λ। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ hf, हम फ्रीक्वेंसी की बात करें ना तो hf। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ऐसी कोई एनर्जी है जो मेरे को वर्क फंक्शन दे रहा है, मतलब अगर मेरी सप्लाइड एनर्जी इससे कम हो गई तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? फिर तो आएगा ही नहीं बेटा। अभी हमने क्या देखा कि एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से बड़ी है तो भी गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं मान लो इतनी एनर्जी दे ही नहीं रहा हूँ, वर्क फंक्शन से भी कम एनर्जी दे रहा हूँ, तो एक चीज़ गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। गेटिंग? सो मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या मिनिमम, या आप बोल सकते हैं मिनिमम होगा ना इक्वल ग्रेटर मैक्सिमम। यानी कि बेटा देखो यहाँ से हमको ये मालूम पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि मुझे वर्क फंक्शन मिले। मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि hf मैक्सिमम इज इक्वल टू 5। नहीं समझे? वापस देखो, हमने क्या बोला कि वर्क फंक्शन सप्लाइड एनर्जी से कम होता है, यानी वर्क फंक्शन इससे कम होगा, यानी वर्क फंक्शन hf से कम होगा। अब बेटा हम क्या बोल रहे हैं, लेस और इक्वल टू, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए जिस वजह से उसकी एनर्जी इतनी बन जाए। सो ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है ना, दिस वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू। सपोज करो कि मुझे चाहिए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन, इससे कम एनर्जी दूंगा तो बात नहीं बनेगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी बेटा? दिस इज इक्वल टू hf, सो 10/h इज इक्वल टू f। अगर मिनिमम इतनी एनर्जी दूंगा तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। अब सपोज करो, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर आएगा, डिवाइड बाय आप 6.67 करके देख लेना, जो भी आंसर आता हो। मान लो कि अभी आंसर आ रहा है 7 हर्ट्ज सपोज। अब अगर मान लो कि मैं फ्रीक्वेंसी कम देता हूँ, मैं दे देता हूँ 5 हर्ट्ज, तो क्या अब मेरी एनर्जी 10 बनेगी? क्यों? एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? hf। इतनी एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए थी मुझे 7 हर्ट्ज। 7 से अगर मैं कम दूंगा तो क्या मेरे को एनर्जी 10 मिलेगी? नहीं, जब तक फ्रीक्वेंसी 7 नहीं रखूंगा तब तक 10 एनर्जी नहीं मिलेगी। मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई सो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी की एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। क्या चीज़? मिनिमम वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये सॉरी यहाँ पे मैक्स नहीं, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा कि इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, मतलब वर्क फंक्शन नहीं बनेगा।
सो हमने क्या कर दिया यहाँ से, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ मिनिमम, और इस मिनिमम को हम डिनोट करते हैं एफ नोट से। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गई फाई की एच एफ नोट। और अभी अभी बेटा हमने एक फॉर्मूला देखी थी ना, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाई। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई के बदले एच एफ और फाई के बदले एच एफ नोट। सो ये भी इसका एक स्वरूप है। वर्क फंक्शन एक एनर्जी ही है, एक मिनिमम एनर्जी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इससे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और इतनी एनर्जी के लिए मुझे एफ की मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब अच्छा लोग यहाँ ध्यान देना कि ये जो आपका वर्क फंक्शन है 5, बेटा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मटेरियल पे कि एनर्जी इंसिडेंट कौन से मटेरियल पे हो रही है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ चलेगा, वेवलेंथ घटाओ चलेगा, लेकिन वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता। वर्क फंक्शन एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, अब बेटा यही कहानी हम देख लेते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, सेम टू सेम यही कहानी। ओके, फिर से बेटा हमारा जो वर्क फंक्शन है वो सप्लाइड एनर्जी के या तो इक्वल हो सकता है या तो छोटा होगा। हमने जो स्टार्टिंग में एक टेबल बनाया था उसमें सप्लाइड एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, है कि नहीं? सो अलग अलग सप्लाई करते रहो, एक मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन तो 2 का 2 ही रहेगा। अब इसको ना मैं hc बाय लैम्बडा के टर्म्स में लिखता हूँ। बोलो क्लियर है? लैम्बडा को यहाँ ले लो, फाई को वहाँ ले लो। समझ आया क्या किया मैंने? अब बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आपको देगा मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो अब जरा ध्यान से सुनो, चलो ये कोई बात नहीं, इसको ऐसे रख लो, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो इस इक्वेशन पे समझना, ये है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इस बार डिपेंड कर रहा है लैम्बडा पे, ये वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। अच्छा एक चीज़ है, देखो जितना आप लैम्बडा इंक्रीज करते जाओगे उतना फाई डिक्रीज होता जाएगा। अगर ये इक्वल होता तो, अगर इक्वल होता तो ऐसा रिलेशन होता, इनवर्स रिलेशन। मतलब बेटा एक ऐसी आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलेगी, सॉरी इसकी एक ऐसी मिनिमम वैल्यू मिलेगी जिसके कारण वर्क फंक्शन आपको मिलेगा। यानी मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ 5 इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा मिनिमम। लैम्बडा मिनिमम, देखो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी, सॉरी नॉट मिनिमम, इट इज मैक्सिमम। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो जिस समय ये मिनिमम होगा उस समय ये मैक्सिमम होगा। तो अगर इसकी एक मिनिमम वैल्यू है जिसके नीचे वर्क फंक्शन नहीं मिलेगा, सिमिलरली इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसके ऊपर वर्क फंक्शन नहीं मिलेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसीलिए जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना शुरू किया था तो हमने इंसिडेंट रे कौन सी ली थी? हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ। लो वेवलेंथ यानी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम चलेगी। फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा चलेगी, कम नहीं चलेगी। समझ आ रहा है आपको? सो बेटा इसको मैं क्या बोल दूंगा? 5 इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा नॉट। वही कहानी सिर्फ लैम्बडा की जुबानी। यानी अगर आप चाहो तो आप लैम्बडा की फॉर्मूला में इस तरीके से रख सकते हो, hc बाय लैम्बडा माइनस hc बाय लैम्बडा नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सो वर्क फंक्शन की आपको दो फॉर्मूला मिली, hf नॉट जहाँ पे f नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एंड hc बाय लैम्बडा नॉट जहाँ पे लैम्बडा क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके अब बच्चा लोग इसका है ना कई बार बोर्ड एग्जाम में ग्राफ भी पूछ लेते हैं। ग्राफ मतलब काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी या काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्बडा, दोनों का ग्राफ सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा आइए देखते हैं।
देखिए यहाँ पे y एक्सिस पे हम ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे ले लेंगे फ्रीक्वेंसी या तो फिर 1/λ। पर हमको पता है ना फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। सो हमने क्या ले लिया 1/λ ले लिया है। अगर लैम्बडा बढ़ता जा रहा है, ध्यान से सुनना, लैम्बडा अगर बढ़ता जा रहा है सो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, यस और नो। सो बस इसलिए हमने यहाँ पे या तो f या तो 1/λ ले सकते हैं। और बड़ा इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से। सो ये पॉइंट हो जाएगा बेटा एधर f0 एधर λ0। अगर आपको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्बडा, तो ये λ0 हो जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ। और अगर मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी के लिए बोला जाता है, सो ये हो जाएगा f0 यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि इसके कम, देखो इससे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं आएंगे। देखो ना यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रॉन आए ही नहीं बाहर, तो फिर कहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी कब मिलना शुरू हुई बेटा? जब वर्क फंक्शन अलाउ हुआ, वर्क फंक्शन आ गया। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी। जब वो मिनिमम एनर्जी मिली तब काइनेटिक एनर्जी शुरू हुई। अब एनर्जी देते जाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्लियर? सो ये ग्राफ रहा। एक छोटी सी बात और, बहुत ही आसान सी बात है बेटा, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, अगर मैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाऊं, मैंने कल भी एक बात बोली थी, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से या घटाने से फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो याद है मैंने कल एक बल्ब का एग्जांपल दिया था आपको, येलो लाइट थी, 20 वोल्ट और 50 वोल्ट का बल्ब लिया था हमने। सो बेटा दोनों ही केस में नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे। सुनो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन उसकी एनर्जी नहीं। किसी एक पर्टिकुलर लाइट, पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, कभी भी नहीं, नेवर। इंटेंसिटी बढ़ाने से हुआ क्या? फोटोन जग निकले फटाफट। मान लो कि पहले एक पिस्तौल थी, अगर इंटेंसिटी कम है तो पिस्तौल थी, और बाद में मशीन गन हो गई। पिस्तौल चली थी बम बम बम, और मशीन गन, बस इतना फर्क आया है। वन मोर थिंग, मान लो कि ये जो मशीन गन है और जो पिस्तौल है ना, इसका जो गन के टर्म्स में कैलिबर कुछ आता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, जो भी है जो नुकसान पहुंचाती है, मान लो कि दोनों की लेंथ, दोनों का एरिया, दोनों की वॉल्यूम सेम है, यानी कि अब जो एक गोली नुकसान पहुंचा रही है पिस्तौल की, उतना ही नुकसान पहुंचा रही है मशीन गन की एक गोली। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं अब कि लाइट पार्टिकल कैसे बनी। बेटा जब ये सारी कहानी हुई, इस समय अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो ये कहानी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी को बढ़ाने से। याद रखना, अगर मैं इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाऊं तो वो ऐसा आएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी कम हो, फोटॉन्स कम हो, या इंटेंसिटी ज़्यादा हो, फोटॉन्स ज़्यादा हो, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क। अब ये कब होगा बेटा? लखोटी खेलते हो, मार्बल्स, कंचे, यस एग्जैक्टली। उसमें बेटा आप कंचे मार रहे हो तो वो उछल के निकल रहा है, ठीक है। अब आप एक कंचा कितने स्पीड पे मार रहे हो वो फर्क पड़ेगा, उसकी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा ना, जितनी स्पीड में, जितनी एनर्जी के साथ मारा। अब मान लो कि आपने 10 कंचे मार दिए, लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, उसकी एनर्जी ज़्यादा नहीं थी, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? या क्या कोई अंदर से वो कंचा बाहर आएगा? यही चीज़ है कि आपने कोई पार्टिकल को फेंका, कोई बुक ऐसा कहती है बेटा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो अगर मैं एक साथ 20 फोटोन को फेंकूं या एक साथ 10 फोटोन को फेंकूं, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही निकलेंगे जितने पहले निकलने वाले थे। और ये जो फेनोमेनन है बेटा, ये फेनोमेनन हमको सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखा सकता है। क्यों वेव नेचर नहीं? आइए समझते हैं वेव नेचर क्यों नहीं। बेटा मान लो कि लाइट पार्टिकल नहीं है, सपोज कि हाँ लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव है, जो हमने अभी तक पढ़ा था। अब ये एक सरफेस है,
जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब अगर मान लो लाइट सिर्फ और सिर्फ वेव है, तो ये तो वेव आ रही है इसके नज़दीक। अब हुआ क्या कि बेटा ये वेव इसके पास जाएगी, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देगी। क्या वो एनर्जी एक साथ मिल जाएगी? नहीं बेटा, वेव है ना, सो वेव धीमे धीमे एनर्जी लेके आ रही है, वो एनर्जी डिवाइड कर रही है। एक्चुअली वेव का पता है प्रॉब्लम क्या है कि वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। पानी में जब आप कोई पत्थर डालते हो तो जो वेव जनरेट हो रही है वो हर तरफ इक्वल हो रही है। आप एक काम करना, घर जाना, जिसके घर पे छोटे बेबी हो, पता है छोटे बत्तख लाते हैं पानी में डालने के लिए, 2 डक लेना छोटे छोटे, एक को यहाँ रखना एक को यहाँ रखना, और उसके बीच में कहीं पे डिस्टर्बेंस करना, मतलब कोई पत्थर या कोई भी चीज़ डालना, दोनों इक्वल अमाउंट से डिस्प्लेस होगी। इसका मतलब आपने जितनी एनर्जी दी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब ये वेव क्या करेगा बेटा, ये अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि इसको 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 सेम एनर्जी दे रहा है। अब सेम एनर्जी देने के चक्कर में, डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में इसको इनफ एनर्जी नहीं मिली है। अब इलेक्ट्रॉन क्या सोच रहा है, ठीक है आ जाओ आ जाओ, एनर्जी आओ, वाइब्रेशन हो रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब जाके निकला। लेकिन क्या ऐसा होता है फोटो इलेक्ट्रिक में? नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। कैसी है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट है तुरंत। मार्बल को आप मारते हो तुरंत बाहर निकलती है। ऐसा हो रहा है कि मारने के 10 बार मारो तो धीमे धीमे एनर्जी ले रहे हो और एकदम से उछल पड़ देगी। भाई आपने अगर स्पीड से मारा, सही एंगल से मारा तो तुरंत उछल पड़ेगी। यस और नो? बस यह भी वही कहानी है। आप जैसे लाइट छोड़ रहे हो वैसे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकला है। उसने कुछ टाइम नहीं लिया कि एनर्जी लाइट चालू करने के 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या कुछ सेकंड्स बाद एनर्जी निकली। देखो ये आप लाइट चालू करते हो एलईडी वगैरह, जैसे ही बटन दबाते हो तुरंत ही लाइट चालू हो जाती है। क्या कुछ टाइम लेती है? 15 सेकंड 20 सेकंड? नहीं ना, तुरंत चालू हो रही है। तुरंत कोई भी चीज़ जो तुरंत होती है उसको फिजिक्स में कहते हैं इंस्टेंटेनियस। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई पार्टिकल जाता है। पानी के अंदर वेव्स तुरंत बनती है। क्यों? बिकॉज आपने कोई पार्टिकल फेंका, वो पार्टिकल पत्थर हो कुछ भी हो, इसीलिए कहा गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है और लाइट इंसिडेंट करने से इंस्टेंटेनियस इफेक्ट देखी जा रही है। इसीलिए बोला जाता है कि यस, लाइट हैज़ पार्टिकल नेचर ऑल्सो। समझ आया? तो बेटा देखो, हमने जब लास्ट लेक्चर की शुरुआत की तो वहाँ पे हमने पढ़ा, ये मान के चले कि लाइट पार्टिकल है, उसके अंदर फोटोन है, फोटोन के बारे में डिटेल देखा। आज हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होते हैं, फिर हमने दोनों को रिलेट किया कि फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितने फोटोन की एनर्जी आएगी तो कितने इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से निकलेंगे, वो सारी कहानी देखी। समझ आ रहा है? सो ये चीज़ें प्रूव कर रही है कि यस, लाइट इज़ अ पार्टिकल। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर बच्चे लोग हम लोग यहीं तक रखते हैं और कल हम देखेंगे बेटा कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इसी चीज़ को आगे बढ़ते हुए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है उसकी बात करेंगे। थैंक यू।